अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज की सुबह का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, आज जो शो का आगाज़ है वो हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट मैसेज के साथ करेंगे। आज बात करेंगे वक्त की अहमियत और इसकी कदर के बारे में, क्योंकि आज का जो मैसेज है वो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से है। एक कहावत बहुत ज़्यादा फेमस है कि वक्त की कदर करो क्योंकि गुज़रा हुआ जो वक्त है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। और हम में से अक्सर लोग वक्त की अहमियत को समझने की बजाय हम ये समझते ही नहीं है, ना हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि जब वक्त गुजर जाता है तो दोबारा वापस नहीं आता। और यही वजह है कि हम बाज़ औक़ात अपना वक्त ज़ाया करते रहते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दिन भर के जो 24 घंटे हैं उनको 30 घंटे समझकर अपने कामों को ना सिर्फ अच्छे तरीके से मुकम्मल करते हैं, बल्कि उन कामों को अंजाम देने में इन्हें कोई परेशानी भी नहीं होती। तो दरअसल ये सब कमाल टाइम मैनेजमेंट का है। जिन लोगों को ये हुनर आता है उन्हें वक्त की कमी की भी शिकायत नहीं होती। तो अब जो टाइम मैनेजमेंट है वो है क्या? तो टाइम मैनेजमेंट बेसिकली ये है कि जो वक्त है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि हम ना तो वक्त को रोक सकते हैं और ना ही गुज़रे वक्त को वापस ला सकते हैं। लिहाजा टाइम मैनेजमेंट के ज़रिए हम अपने आप को ऐसे मुनज़्ज़म ज़रूर कर सकते हैं, डिसिप्लिन बना सकते हैं, जिससे हम अपने मौजूदा वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकें। और टाइम मैनेजमेंट के कुछ इंतहाई सिंपल से रूल्स हैं जिन्हें हम अगर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो हम अपने वक्त का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो बेटर तो ये है कि हम अपने अगले दिन की प्लानिंग आज ही करें। इसलिए चंद बुनियादी काम करने की ज़रूरत है जिससे आप आसानी से टाइम को मैनेज कर पाएँ। एक अपने पास डायरी रख लें या आपके फ़ोन में एक नोट्स की ऑप्शन होती है, उसमें सारी चीज़ें लिख लें। और अपने फ़ोन में भी आप नोट कर सकते हैं या डायरी की ऑप्शन तो आप सबके पास है। और इस पर आप आधा घंटा या इससे ज़्यादा वक्त लगाते हैं तो 2 हफ़्ते बाद आप अपनी डायरी देखें कि आप किन कामों पर ज़्यादा वक्त लगा रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि इनका ज़्यादातर जो वक्त है वो कहाँ गुज़र रहा होता है, वो वक्त किन चीज़ों को देते हैं। तो जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं उनको सेट करें। और अगर किसी काम की पेचीदगी से आपको परेशानी होती है तो इसको ज़्यादा वक्त देने की बजाय हर रोज़ कुछ वक्त दें, और एक बार आपको वो काम करने की जो आदत है वो हो जाएगी तो आपके लिए वो चीज़ मुश्किल नहीं होगी। तो टाइम मैनेजमेंट को लेके थोड़ा सा सीरियस हो जाएं और अपनी ज़िंदगी को भी लेके थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाए। तो इसी मैसेज के साथ हम आज के शो का आगाज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि वैसे तो ये जो हमारा 1 महीना गुजरा है और जो गर्मी पड़ी है उससे बहुत से लोग मुतासर हुए हैं। और अब भी जो हम वेदर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, जिससे जो मुख्तलिफ स्टमक इशूज़ हैं उसकी लोग शिकायत कर रहे हैं। किसी को फ्लू भी हो रहा है, खांसी भी हो रही है, और आजकल जो वायरल इन्फेक्शंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन हुई हुई हैं। और इससे हम देखते हैं कि ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी मुतासर हो रहे हैं। तो इसी हवाले से बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हमजा बुखारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर हमजा, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो वेदर है, एक तो कहा जाता है कि बैक्टीरिया का फेवरेट वेदर है क्योंकि उसमें वो बहुत जल्दी ग्रो होता है, और दूसरा हम देखते हैं कि इस वेदर में बुखार, फ्लू, खांसी और उसके अलावा मुख्तलिफ पेट के मसाइल बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो सबसे पहले तो बताएं कि जो हब्स का मौसम है बीमारियों का फेवरेट मौसम क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस तरह से इम्यूनिटी जब बढ़ती है किसी भी जगह पर तो डेफिनेटली वहाँ पर ये एक बहुत अच्छा बैक्टीरियाज के लिए, वायरस के लिए एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट पैदा हो जाता है बेसिकली। और फिर हमारे यहाँ पर जब पेशेंट्स के हवाले से कह लें या आवाम के लिए शऊर के हवाले से कह लें तो उस तरह से वो एहतियात या वो चीज़ों को एहतियात नहीं की जाती, या कौन सी चीज़ को किस तरह से इस्तेमाल करना है या कितना उसको हाइजेनिक है या नहीं है। तो डेफिनेटली फिर वो जब चीज़ें सारी चल रही हैं माशरे के अंदर तो वो फिर बीमारियों का बायस और बैक्टीरिया और वायरस आते हैं। तो डेफिनेटली वो चीज़ें जब आप लेते हैं तो उससे फिर आपके मुख्तलिफ पेट के अमराज हैं या इन्फेक्शंस हैं तो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो फिर फैलना शुरू हो जाते हैं इसमें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इस मौसम में कहा जाता है भूख नहीं लगती, मतलब अगर भूख लगी भी है ना तो इंसान 2-3 बाइट्स लेता है तो वो फुल हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? अच्छा देखिए, बेसिकली जब पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा आपका होगा ना फिर ज़ाहिर बात है मैदे के अंदर उस तरह से वो जगह नहीं रहती, तो फिर आपको खुराक में जो है वो उस तरह से भूख नहीं लगती। और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा जब किया जाता है तो डेफिनेटली फिर भूख नहीं लगेगी। तो फिर और सेकेंडली जो हमारा आ जाता है कि हबस के मौसम में आपको वैसे ही जो है एक तबीयत में वो एक बेचैनी सी पाई जाती है और हर तरह से इस तरह से बंदा अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता कि वो
जिस तरह से एक सर्दियों में खाया जाता है या गर्मी में भी इतना नहीं खाया जाता, आपको पता है। और बरसात का मौसम तो वैसे ही कहा जाता है कि इसमें जो है हबस बढ़ जाता है और सांस लेने में, इवन कि स्पेशली जो दमे के मरीज़ हैं या हमारे सांस के मरीज़ हैं जिनको प्रॉब्लम है, या हार्ट के जो पेशेंट्स हैं, उनके लिए ये मौसम बहुत ख़तरनाक होता है, ताकि क्योंकि उनमें हवा में इतनी नमी इतनी ज़्यादा होती है कि सांस लेने में भी उन लोगों को मुश्किल होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे तो कहा जाता है कि ये जो मौसम है ना, इसमें जो बाहर की चीज़ें हैं उससे परहेज़ करना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कुछ लोगों को जो घर के खाने हैं वो भी सूट नहीं करते, उससे भी उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो ऐसे क्यों होता है? अच्छा देखिए, इसमें सबसे पहले जो चीज़ इसमें काउंट की जाती है वो काउंट की जाती है कि आपका लाइफस्टाइल जो है या आपका एनवायरनमेंट जो है वो कैसा चल रहा है इसमें। अब एक बंदा जो हेल्थी डाइट ले रहा है और उसको तो इतनी ज़्यादा ये चीज़ें प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हेल्थी डाइट में अगर हम सुबह सबसे पहले बात कर लें तो हमारे जो लाहौर का सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो उससे नान चने या नान शरी पाए सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल किए जाने वाली चीज़ है। तो डेफिनेटली इसके अंदर जो ऑयल्स हैं या इसके अंदर जो ऐसे मसाला जात हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको आप ये देखें कि खाना वो जिसको खाने के बाद आपको ज़्यादा प्यास नहीं लगे या आपकी तबीयत में ज़्यादा भारीपन नहीं आ रहा। जब ये चीज़ें आप देखते हैं या आपको ऐसी खुराक लेते हैं, वो चाहे घर की बनी है या बाज़ार की बनी आप ले रहे हैं, तो जिन चीज़ों में जो स्पाइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें फिर पानी की इंटेक बढ़ जाती है और मैदा जो ये फूलना शुरू हो जाता है। जैसे चावल की अगर आप इस बात करें तो चावल खाने से भी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ होती है जिससे प्याज की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसमें फिर आप सही तरीके से जो है वो खुराक को उस तरह से हजम नहीं करवा सकते और जिसकी वजह से भूख भी नहीं लगती और जिसकी वजह से आपका पेट हर टाइम फूला हुआ रहता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको इस मौसम में लाजमी हमें डाइट में अपने रखना चाहिए, जैसे सैलड्स हैं या फ्रूट्स हैं, क्योंकि अक्सर लोग बिल्कुल भी नहीं सैलड खाते खाने के साथ, तो इस मौसम में क्या चीज़ें जिनसे बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, कौन सी चीज़ें डाइट में हमें लाजमी शामिल करनी चाहिए? देखिए, सबसे बहुत अच्छी आपने बात की, जो बरसात का मौसम है या हबस का मौसम है, इसमें सबसे अच्छी जो, और वैसे भी जो है हमारी बॉडी को जो है वो विटामिन सी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसमें, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, वो आपके बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स जो वो कम हो रहे होते हैं। डेफिनेटली जब पसीना बहुत ज़्यादा आता है, ये हबस में आप रहते हैं, तो लीमू एक ऐसा हमारे पास एक सोर्स है, सस्ता भी आजकल बहुत ज़्यादा। तो लीमू की जो इस्तेमाल है, यानी इसका एक गिलास अगर पानी में आप एक लीमू निचोड़ के सुबह पी लेते हैं थोड़ा थोड़ा एक सिप करके, तो ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा अच्छा बेहतर कर लेता है और आपका जितना भी एंजाइम सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको भी क्लीनिंग करने के लिए, और ये आप ये कह लें कि बॉडी की ओवरहालिंग के लिए, मैं कहूँगा कि इससे अच्छी चीज़ जो है इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए, इससे अच्छी चीज़ मैं नहीं समझता कि कोई हमारी इस मौसम के अंदर जो है। और बाकी जो है अगर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़ाहिर बात है जैतून का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है ये एक चम्मच बहुत ज़रूरी है। और अगर आप हम देखा जाए तो जो सैलड्स आप बना रहे हैं उसके ऊपर जैतून और इसी तरह से टमाटर है, प्याज है, इस तरह खीरा है और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, कॉर्न्स हैं, ये चीज़ें अगर आप बना के, ये बिल्कुल ये वो चीज़ें कि जिनके ऊपर ज़्यादा खर्च नहीं आपका आता, तो इससे भी आप जो है सैलेड बना के इसको खा सकते हैं। और हमेशा खुराक जब उतनी खाएं जितनी आप हजम कर लें, उसके चाहे बार बार खाएं, लेकिन थोड़ा सा एक पोर्शन रख के उसको खाने से ये होता है कि आपकी तबीयत में भारापन नहीं आता। अभी जैसे हमारे यहाँ पर शुगर की तादाद बहुत, पेशेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में अलार्मिंग हद तक चली गई है, तो उसकी वजह ही ये आ रही है कि हमारे यहाँ पर कारोबारी हजरात जब 8 या 9 बजे अपना क्लिनिक ये अपने कारोबार को, मराकज़ को बंद करके जाते हैं 9-10 बजे, तो वो 9-10 बजे खाना उन्होंने खाना पेट भर के, उसी जगह पर बैठ के खाना खाना है, बेड पे बैठ के खा रहे हैं, टीवी देखना है और आधे घंटे 1 घंटे बस हो जाना है। तो बेसिकली ये क्या चीज़ है कि पूरी रात आपका जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो काम करता रहता है और उस तरह में खुराक उस तरह से हजम नहीं हो पाती। वॉक अगर जो बंदा अपने 6 या 7 बजे, तो हम ये कहते हैं सूरज गरूब होने के साथ आप खाना पीना बंद कर दें और सूरज जैसे ही निकल रहा है उसके साथ आप खाना पीना शुरू कर दें, तो आप बिलीव करें कि पाकिस्तान का जो हेल्थ सिस्टम है इसके ऊपर जो एक प्रेशर आ रहा है वो भी बहुत कम हो जाएगा और हमारी लाइफ में जो हेल्थ है की एक्टिविटी वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। ज़्यादा मोस्टली हमें जो डॉक्टर्स के पास नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, एक कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम आमिर जी। वालेकुम सलाम जी, सवाल कीजिए। जी डॉक्टर साहब से क्वेश्चन था कि ना अक्सर मतलब नींद वगैरह मेरी अगर पूरी ना हो तो ये फ्लू मुझे हो जाता है, तो हफ्ते में तकरीबन 3 से 4 दिन ना ये नज़ला मुझे रहता है। अगर नींद पूरी ना हो, मतलब कोई भी सर पे हवा लगी जाए तो फ्लू हो जाता है और फिर ठीक भी खुद ही हो जाता है शाम तक। तो इसके बारे में बताएं कि क्या मेडिसिन वगैरह यूज। जी आमिर भट्ट साहब, इसमें बेसिकली जो चीज़ है वो ये है कि आप अगर एसी के सामने बिल्कुल सो रहे हैं तो आपके बेसिकली फॉरहेड के ऊपर जब एसी की ठंडी हवा पड़ रही है तो उससे ये होता है कि आपको साइनस हैं, आपके जो सांस की झिल्लियाँ हैं ना अंदर से वो स्वेल कर जाती हैं। वो जब स्वेल कर जाएंगी तो फिर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से आपको आपकी नींद में खलल पड़ता है और आपको दूसरा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हेडेक भी हो सकती है। और जैसे ही आप थोड़े से हॉट वार्म वेदर में जाते हैं या थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में आते हैं तो वो चीज़ आपकी बेहतर हो जाती है।
सर्दियों में स्पेशली और ये बरसात के मौसम में जो है इन लोगों को साइनसाइटिस का प्रॉब्लम हो जाता है, नाक के गदूद जो फूल जाते हैं और उसमें से नाक के ज़रिए सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। मुंह के ज़रिए जब सांस लिया जाता है तो फिर डेफिनेटली मुंह की जो यहाँ के खुश्की आ जाती है, उसकी वजह से भी जो है ना ये इसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि आजकल वैसे भी जैसे कॉलर ने भी बात की है ना कि आप एकदम से एसी में जाएं या एसी से एकदम से धूप में आएँ तो आपको हल्का सा कोई आधे घंटे के लिए या कुछ घंटों के लिए आपको फ्लू फील होता है या आपको छींकें एकदम से आने लग जाती हैं, आपको हल्का सा फील होता है कि आपको टेम्परेचर है, लेकिन थोड़ी देर बाद आप ठीक हो जाते हो। जी वही बात की ना, देखें जब आप कोल्ड टेम्परेचर में जाएंगे तो आपकी जो सोजिश है, जो नाक की झिल्लियाँ हैं ये स्वेल करना शुरू हो जाती हैं, टॉन्सिल जो है ये स्वेल करना शुरू हो जाते हैं। जब नाक की झिल्लियाँ वो सोजिश करती हैं तो वो आपको हल्का सा सर दर्द शुरू हो गया और थोड़ा सा रनिंग नोज आ गया या आंखों से पानी आ गया, तो उसका क्या मतलब हुआ कि वो जो चीज़ आपकी इरिटेट कर रही थी वो बाहर निकल गई। अब 10 से 15 मिनट का टाइम है कि जब आप नॉर्मल वेदर में बैठे हुए हैं या हॉट वेदर में बैठे हुए हैं तो उसमें क्या होगा, वो चीज़ ड्राई होना शुरू हो गई खुद ब खुद। हमारी बॉडी का हमारे जितना भी एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा असरात होते हैं कि किसी भी मौसम के हवाले से जब हम चल रहे होते हैं तो उसका मतलब ये है कि ये हमारी बॉडी के ऊपर असरअंदाज करती हैं। अच्छा, हर पेशेंट जो है, हर फर्द जो उसके लिए ज़रूरी भी नहीं कि वो चीज़ उस तरह से ख़राब हो और हर ऐसा भी नहीं कि उसकी इम्यूनिटी बहुत हो। अब जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत बेहतर होती है वो तो 3 से 2 दिन में भी खुद ब खुद जो जुकाम वगैरह वो खरीद चीज़ ठीक हो जाती है। बाद लोग एंटीबायोटिक खा के अपने मैदे का भी बेड़ा गर्क कर लेते हैं और अपनी दूसरी चीज़ों को बेहतर करते हैं। हमारी होम्योपैथिक में इसके लिए बहुत अच्छा इलाज है कि जिन लोगों को साइनसाइटिस आ जाता है या टॉन्सिल्स आ जाते हैं बच्चों में। अच्छा, टॉन्सिल्स में भी एक चीज़ मैं आपको बताता चलो, बच्चों में इन्फेक्शन है, आए दिन बच्चे स्कूलों से छुट्टियां कर रहे होते हैं तो उसमें टॉन्सिल्स के स्वेल होने की वजह भी से भी बच्चों की हाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। एक चीज़ ये भी रखिएगा, तो उसमें भी जो हमारी होम्योपैथिक अद्वियात जैसे एच ग्रो के नाम से टैबलेट्स हैं जो हाइट के लिए बहुत अच्छा काम करती है और पिट्यूटरी ग्लैंड को बेहतर करके और आपके स्टोमाट्रोफिन हार्मोन्स को एक्टिव करती है, जिससे बच्चों की हाइट और नशोनुमा में, भूख में और कद में बहुत ज़्यादा अच्छा इजाफा होता है इस चीज़ में। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे थे कि ये जो हब्स का मौसम है इसमें सीजनल फ्लू और मुख्तलिफ एलर्जीज़ हम देखते हैं बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर हमजा बुखारी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते और बात करेंगे कि अगस्त के महीने को सोराइसिस के ख़िलाफ़ आगाही के महीने के तौर पर भी लिया जाता है। कभी हमारी सोसाइटी में जो ये मर्ज़ है इसको सिर्फ बुज़ुर्गों की बीमारी समझा जाता था, मगर अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि नौजवान ही इसमें बड़ी तादाद में मुब्तला होते हैं, जिसके मुख्तलिफ जो रीज़न्स हैं हम इस सेगमेंट में आगे चलकर डिस्कस भी करेंगे। और ये आम तासुर है कि जिस्म पर अगर ख़ारिश हो तो उसका जो स्किन कंडीशन हो सकती है, आपको एक्जिमा हो सकता है या सोराइसिस हो सकता है, और इसकी क्या रीज़न्स हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आप अपनी हाइजीन का ख्याल ना रखें तो भी ये हो जाता है। असल इसकी रीज़न क्या है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर कंवल जवाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर कंवल, सबसे पहले तो बताएं कि सोराइसिस इतना ज़्यादा कॉमन क्यों होता जा रहा है हमारे यंग लोगों में भी? सोराइसिस बेसिकली नूर एक जेनेटिक डिज़ीज़ है, ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है, जेनेटिकली भी ट्रांसमिट होती है, लेकिन कॉमन क्यों होता जा रहा है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है ट्रिगरिंग फैक्टर्स का। वो फैक्टर्स जो कि पहले ज़माने में इतना ज़्यादा नहीं होते थे, उसका मेन जो कॉज होता है हमारे पास वो ये होता है कि आपको सोराइसिस है, आपकी जेनेटिक्स में सोराइसिस है, बट आपको आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, डाइट अच्छी है, बहुत स्ट्रेस लेवल नहीं है और आप कोई ऐसी ड्रग्स नहीं ले रहे, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शंस, बहुत ज़्यादा सनलाइट में एक्सपोजर होना, या फिर कुछ ऐसी अद्वियात भी हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को मज़ीद वीक करती चली जाती हैं। सोराइसिस होना आपकी बॉडी के अंदर एक साइलेंट फैक्टर भी हो सकता है कि जेनेटिक्स में मौजूद है बट वो स्किन पर अपेयर नहीं हो रही। मौजूदा दौर में क्योंकि आपकी इम्यूनिटी वीक है, आपकी डाइट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, आपका लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो गया है, तो ये सब ट्रिगरिंग फैक्टर्स यानी कि ऐसे फैक्टर्स में शुमार होते हैं जो कि सोराइसिस और सोराइसिस जैसी बीमारियों को बाहर निकालते हैं। तो बढ़ने का मेन कॉज अगेन हमारी डाइट, हाइजीन का एज सच सोराइसिस से कोई लेना देना नहीं है। हाइजीन का कोई फैक्टर ऐसा नहीं है कि हाइजीनिकली अगर आप अच्छे नहीं हैं तो सोराइसिस आपकी वर्स हो सकती है। हाँ, ये हो सकता है कि उसमें जो पड़ने वाले ज़ख़म होते हैं वो ख़राब हो जाएंगे डेफिनेटली अगर सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो, बट वो हम उसे ट्रिगरिंग फैक्टर्स में नहीं डालते। सो दिस इज़ द मेन फैक्टर कि आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल बहुत डिपेंडेंट हो गया है इन चीज़ों पे कि जो भी ऑटो इम्यून डिज़ीज़ का क्या मतलब है कि हमारी बॉडी का एक आर्मी सिस्टम अल्लाह पाक ने बनाया हुआ है जो कि हमारी बॉडी के अंदर ही
बीमारियों से, जर्म से लड़ता रहता है। जब उसकी बर्दाश्त से बात बाहर होती है तो वो बॉडी के ऊपर सिम्टम्स अपीयर होते हैं। उसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। आपकी बॉडी का वो इम्यून सिस्टम, वो आर्मी सिस्टम अगर आपके नॉर्मल सेल्स के ख़िलाफ़ हो जाए और नॉर्मल सेल्स को बजाय नॉर्मली ग्रो करवाने के अब नॉर्मली ग्रो करवाना शुरू कर दे, तो इसका मतलब ये होता है कि वो फिर आपकी इम्यूनिटी ख़राब हो गई है, ऑटो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया है और वो किसी भी ऑटो इम्यून डिजीज़ का कॉज हो सकता है, जिसमें से एक जिस पर आज हम बात कर रहे हैं सोराइसिस, वो शामिल है। अच्छा डॉक्टर कंवल, अक्सर कहा जाता है जो स्ट्रेस है ना वो कॉज करता है ऑटो इम्यून डिजीज़ को। जब आपका कॉन्स्टेंटली आपकी बॉडी स्ट्रेस रहेगी, आप सर्वाइवल मोड में रहते हो ना, तो उसकी वजह से भी आपकी जो ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं। तो वो इंस्टा पे इसीलिए नहीं वीडियोज़ चल रही हैं कि मैंने अपनी बाउंड्रीज स्ट्रिक्ट कर ली है बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड ऑटो इम्यून डिजीज़। और हम इस चीज़ को इतना लाइटली लेते हैं कि हम किसी को अगर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस दे रहे हैं या हम खुद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो हमें लगता है सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है। तो हम ऐसी जो स्किन कंडीशंस हैं वो भी स्ट्रेस से आ सकती हैं। तो इस हवाले से आप कैसे गाइड करेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल ये सही बात कही है और ये अच्छी रील है, इसे मुझे लगता है चलाना चाहिए क्योंकि अगस्त स्पेसिफिकली अवेयरनेस वीक है फॉर द सोराइसिस। अगस्त का मंथ मैंने अपनी सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं क्योंकि सोराइसिस पहले जहाँ कहीं हमारे 100 में से एक पेशेंट को हमें देखने को मिलता था, अब हमें मंथ में ऐसा होता है कि 5-6 पेशेंट्स जो हैं वो सोराइसिस के आ जाते हैं डिफरेंट जगहों पे। सो डेफिनेटली उसका जो फ्लेयर अप है, जो उसका हम कहें कि पूरी दुनिया के अंदर जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसमें 2 to 4% लोग इस वक्त सोराइसिस से सफ़र कर रहे हैं अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें WHO के मुताबिक। तो डेफिनेटली ये इंक्रीज़ हो रही है। अगर आप सोराइसिस को कोरिलेट करते हैं स्ट्रेस के साथ तो दिस इज़ टोटली ट्रू। मैंने शुरू में ही कहा है कि स्ट्रेस उसका ट्रिगरिंग फैक्टर है। बिल्कुल। सोराइसिस आपकी जेनेटिक्स में है बट आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आपको स्ट्रेस नहीं है, जो आजकल के दौर में मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा भी स्ट्रेस फ्री होगा। स्ट्रेस लेवल आपका बहुत हाई है, आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, आप अल्कोहल कंजप्शंस करते हैं, ये सब चीज़ें इसको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करवा देती हैं। यानी कि एक बंदा जो सोराइसिस का शिकार है उसे एक पैच बनना है, राइट? लेकिन ये सब ट्रिगरिंग फैक्टर जिनमें स्ट्रेस टॉप ऑफ द लिस्ट है, अगर आ जाता है सामने तो डेफिनेटली वो उसको मज़ीद बढ़ा देता है, बॉडी के मज़ीद हिस्सों को भी वो उसका शिकार करवा देता है। तो स्ट्रेस की वजह से जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं जिनमें सोराइसिस है, जिसमें विटिलाइगो है और भी बहुत सारी जिन पे हमने मल्टीपल टाइम बात की है, वो सब इंक्रीज़ हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर कंवल, ये बताएं कि क्या इसकी कोई टाइप्स भी होती हैं सोराइसिस की? बिल्कुल ऐसे ही है। सोराइसिस डिफरेंट टाइप्स का होता है, बॉडी के डिफरेंट हिस्सों को इन्वॉल्व करता है। उसमें गटेड सोरियासिस है जिसमें आपको आपके डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स पर लाल लाल से छोटे छोटे से निशान मिलते हैं, जिससे बाज़ टाइम हमें ऐसा फील होता है कि शायद ये कोई गर्मी दाने हो गए, किसी चीज़ की एलर्जी हो गई है। एक सोराइसिस होती है जिसे हम प्लाक सोराइसिस कहते हैं। प्लाक सोराइसिस में आपकी पूरी बॉडी पे जहाँ भी सोराइसिस बनेगी उसमें स्किन थिक होती है बहुत ज़्यादा और आपकी बॉडी के आउटर सरफेस पे, बाहर वाली जगह पे आपको बाकायदा फील होगा कि स्किन की एक एक्स्ट्रा लेयर लगा दी गई है। उसमें स्पेसिफिकली आपको निशानदेही कैसे होती है कि ये सोराइसिस है, उसमें रेड कलर के, पिंक कलर के निशान होंगे प्लस सिल्वरी स्केल होता है उसके अंदर। उसका जो छिलका होता है वो सिल्वरी कलर का होता है जो बाकायदा शाइन करता है। स्पेसिफिकली आपकी एल्बोज़ को, नीज़ को, बैक ऑफ द आपकी जो कमर वाला जो स्पेसिफिकली हिस्सा होता है उसको इन्वॉल्व करती है, लोअर बैक को स्पेशली आपके सर को इन्वॉल्व करती है। स्कैल्प में भी काफ़ी हद तक सोराइसिस हो सकती है, आपके नेल्स को भी इन्वॉल्व करती है और जब सिवियरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो सोराइसिस सोराइटिक आर्थराइटिस में भी चेंज हो जाती है। वो भी उसकी एक टाइप है जिसमें आपकी हड्डियाँ भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो सोराइसिस के डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट कंडीशंस हैं। किसी को, एक ही बंदे को सारी टाइप्स हो सकती हैं और कोई एक भी ऐसा हो सकता है कि किसी को डिफरेंट टाइप्स हो, किसी को सिर्फ स्कैल्प सोराइसिस हो, पूरी ज़िंदगी पूरी बॉडी में कहीं ना आए, सिर्फ स्कैल्प में ही रह जाए या सिर्फ नेल्स में ही रह जाए। तो इस तरह की सोराइसिस के टाइप्स होते हैं। ठीक है। अच्छा डाइट का क्या रोल है इसमें? क्या ऐसे भी हो सकता है कि कोई चीज़ हमने खाई है जिसकी वजह से जो है इसके सिम्टम्स वर्स हो गए हैं या ये ट्रिगर हो गई है? नहीं, नॉट रियली। डाइट का सच सोराइसिस से कोई लेना देना नहीं है, बट कुछ डेफिशिएंसीज हैं जिनमें जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 डेफिशिएंसीज है। ये कुछ डेफिशिएंसीज ऐसी हैं जो कि सोराइसिस को वर्स करती हैं। सोराइसिस के हर ट्रीटमेंट में हम लोग विटामिन डी कंपल्सरी रखते हैं। यानी आप जब सोराइसिस का पेशेंट आपके सामने है और अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं भी ले रहा है बट उसे पता है उसे सोराइसिस है
तो वो ज़रूर विटामिन डी ले, क्योंकि विटामिन डी सोराइसिस में कंपल्सरी होता है। हर वो पेशेंट जिसे किसी भी इम्यून सिस्टम की बीमारी है, यानी जिसमें उसका मुदाफ़ती सिस्टम कमज़ोर हो रहा है, जैसे कि थायराइड की बीमारी है, विटिलाइगो जिसे हम फुलवैरी कहते हैं, सोराइसिस है, खुदा न खास्ता कोई कैंसरस डिजीज़ है, उन सब के इम्यून सिस्टम वीक होते हैं, उन्हें विटामिन डी ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर कंवल, ये बताएं कि कौन से ऐसे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, कौन सी जगह हैं जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती हैं सोराइसिस से? सोराइसिस मेनली इन्वॉल्व करता है आपकी स्कैल्प को, लोअर बैक को करता है, एल्बोज को करता है, नी को करता है, आपके एंकल को कर सकता है, आपके नेल्स को कर सकता है। ये वो है बॉडी के पार्ट्स हैं जिनको वो सबसे पहले इन्वॉल्व कर लेता है। फिर अगर वो वर्स होती है तो फिर वो कहीं भी पूरी बॉडी में कहीं भी फैल सकती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर कंवल, ये जो करंट वेदर है ना, इसमें जैसे मैंने बात किया कि आपको एलर्जी बहुत जल्दी हो जाती है, कुछ जैसे आपका जो ये वाला हिस्सा होता है, अब मैं अपनी बात करूँ, मेरा जो ये वाला हिस्सा है बहुत जल्दी यहाँ पर वो रेडनेस हो जाएगी या छोटे छोटे पिंपल्स निकल आएंगे जो खुद ही सही हो जाएंगे, लेकिन इस वेदर में वो मतलब बहुत ज़्यादा इची हो जाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमें बहुत से दाने निकल आते हैं, अक्सर लोगों को नाक पे निकल आएगा, होंठों पे निकल आएगा, तो इसकी क्या रीज़न है? इसका भी अगेन देखें, हाइजीनिकली आपको पता है बरसात में और ह्यूमिडिटी के वेदर में ना छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को इफेक्ट करती हैं। बारिश का पानी चेहरे पे लग जाना, एकदम से वेदर का चेंज होना, कि अभी बारिश हुई है और बहुत अच्छा सा एकदम वेदर हुआ है, आपको बिल्कुल कूल वेदर, लेकिन आपको हाफ एन आवर नहीं गुजरता कि एकदम तेज़ धूप आ जाती है। अब्रप्ट चेंजेस जो ये वेदर में आती हैं, ये डेफिनेटली आपकी स्किन को भी ख़राब करती हैं। अगर आपको कोई दाने या इस तरह की कोई चीज़ इमीडिएट आ जाती है, या मेकअप करने के बाद या फेस वॉश करने के बाद, तो कोई भी नॉर्मल सा टॉपिकल स्टेरॉइड लेके आप अपने फेस पर रात में अप्लाई कर लें। दिन में सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, और अगर वो ज़्यादा आपको लग रहा है सिवियरिटी के साथ आ रहा है, तो आप उसमें 2-3 दिन कोई भी एंटी एलर्जी खा सकते हैं। उसका तरीका ये है सॉल्यूशन का। क्यों आते हैं उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि अनहाइजेनिक एटमॉस्फेयर, अनहाइजेनिक कंडीशंस, ह्यूमिडिटी, बरसात का पानी, ये सब जब मिक्स होते हैं तो डेफिनेटली ये दोनों मिक्स होके किसी ना किसी किस्म के बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन को जन्म देते हैं। अगर बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा तो आपको एलर्जीज़ हो सकती हैं, और उन एलर्जीज़ में आपके फेस पर या बॉडी पर रेडनेस का होना, आपके फेस या बॉडी पर इचिंग का आना, ड्राइनेस के पैचेस बनना, दाने बनना एलर्जी के, ये सब शामिल हैं। तो माइट भी आपको भी कोई एलर्जी हो किसी चीज़ से, या इस वेदर से एलर्जी हो, या ह्यूमिडिटी टॉलरेट नहीं हो रही हो, तो उसकी वजह से ये आपको हो सकता है माइल्ड सा कोई भी 0.05% स्टेरॉइड लेके वो आप रात में लगाइए, और ये ओवर द काउंटर मेडिकेटेड अवेलेबल हैं ऐसे, जो कि अच्छे और सेफ हैं, जो आपके फेस के लिए भी हैं। लेकिन ये 2 से 3 दिन सिर्फ आपने लगाना है, उसी में रिजॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। प्रॉब्लम परसिस्ट करे तो डेफिनेटली फिर आपको ज़रूर डॉक्टर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर कंवल, ये बताएं कि इस वेदर में हमारा बेस्ट स्किन केयर क्या हो सकता है, कैसे हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या क्योंकि ज़्यादा चीज़ें नहीं लगाई जाती, बहुत ज़्यादा स्वेटी हो जाते हैं, या आपको लगता है कि मतलब बहुत छोटे छोटे आपको कॉमेडोन्स हो गए हैं, तो क्या बेस्ट और सिंपल स्किन केयर हो सकती है? सिंपली आपने अपने फेस को वॉश करना है, उस पर एलोवेरा अप्लाई करना है। ठीक है, एलोवेरा आपकी स्किन चाहे ऑयली हो या ड्राई हो, मेडिकेटेड एलोवेरा अपने फेस पर अप्लाई करें। अगर आप मेडिकेटेड नहीं ले रहे हैं, आपने अपने घर वाला एलोवेरा यूज़ करना है, तो वही जो मेरा एक टोटका है पुराना कि आप उसका गूदा निकालें, उसको वॉश करके उसका गूदा निकालें, गूदा निकाल के 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ताकि उसकी टॉक्सिसिटी ख़त्म हो जाए, और फिर आप उसे अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। बट अगेन मैंने जैसे पहले कई दफ़ा बताया है कि आप सबसे पहले उसे अपनी एल्बो पे लगाकर चेक कर लें, पैच टेस्ट कर लें। अगर उससे कोई आपको जलन नहीं होती, खारिश नहीं होती, तब अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्किन केयर रूटीन में अपने फेस पर एलोवेरा अप्लाई करें। एलोवेरा लगाने के बाद आपने सिंपल मॉइस्चराइज़र लगाना है। ऑयली स्किन है तो नॉन ऑयली लगाएं, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ऑयली मॉइस्चराइजेशन अप्लाई करें और सन ब्लॉक, दैट्स इट। इसके अलावा डे केयर में आपका और कुछ नहीं होना चाहिए, ताकि कोई फेस पर बहुत ज़्यादा आपकी लेयरिंग ना आए। रात में सिंपली आपने अपने फेस को प्रॉपर्ली वॉश करना है। ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइजेशन लगाएं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो कोशिश करें अपने फेस को प्रॉपर्ली वॉश करने के बाद कोई भी अच्छी सी ऐसी क्रीम लगा लें जिसमें रेटिनॉइड शामिल हो, लेकिन वो भी वीक में 2 मरतबा से ज़्यादा नहीं। ठीक है। और अगर आपको कोई पिगमेंटेशन है तो ग्लाइकोलिक लगा सकते हैं। अगर आपके फेस पर सिर्फ आपने रिजुविनेशन के लिए लगानी है तो आप नायासिनामाइड या सैलिसाइलिक एसिड रात में अप्लाई कर सकते हैं। सीरम है तो 4 to 5 ड्रॉप्स, अगर क्रीम है तो पी साइज में लेके, इससे ज़्यादा नहीं।
और दिन में मॉइस्चराइजेशन एंड सनस्क्रीन, दैट्स इट। ये एक अच्छी गुड स्किन केयर है जिसे कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे थे सोराइसिस के हवाले से, और ये क्यों होता है, क्योंकि जो अगस्त का मंथ है ये सोराइसिस के अवेयरनेस के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो मुख्तलिफ स्किन कंडीशंस में भी हमने बात की और साथ साथ इसके इलाज पर भी बात की है कि कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको ट्रिगर करती हैं, उस पर भी बात की। और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थी डॉक्टर कंवल जवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। जो ये रिपोर्ट तैयार की गई है अर्बन यूनिट स्टडी की, ये कौन सी रिपोर्ट है और इसमें क्या बताया गया? देखिए, इस वक्त शहर लाहौर की आपको पता है कि माहौलियात के हवाले से हर जगह पे स्टडीज़ तो जारी हैं, मगर अर्बन यूनिट एक ऐसा इदारा है जहाँ पे बाकायदा जो है वो ऐसे जो स्टडी करता है उसमें तकरीबन 6 से 7 माह में ये स्टडी की गई, जिसमें डायरेक्शंस दी गई, जिसमें ख़ुद हुकूमत पंजाब और इसमें डिविजनल कमिश्नर्स को डायरेक्शन दी गई कि इसके हवाले से स्टडी करवाई जाए कि लाहौर में जो धुएँ की वजह से कितनी आलूदगी जो है। मगर अब जो स्टडी सामने आई है जिसमें बताया गया 83% जो है वो इस वक्त शहर लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की वजह से जो है आपकी आलूदगी जो है वो मौजूद है, और जिसकी वजह से रोज़ाना की बुनियाद पर लोग परेशान हैं, उनको मुख्तलिफ़ बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और हर जगह पे जो है पक्की सड़कें बनती हुई नज़र आ रही हैं, सोसाइटीज़ जो हैं, निजी सोसाइटीज़ जो हैं वो देखने में नज़र आ रही हैं, और जो रावी का बेड रह चुका था उसको भी अब कंक्रीट करने के हवाले से मुख्तलिफ़ प्लानिंग्स की जा रही हैं। आने वाले वक्त में जो शहर लाहौर है उसमें बहुत सारी प्लानिंग्स की ज़रूरत है। अगर शहर में आबादी को रखना है, अगर उनको बीमारियों से बचाना है, तो उसके लिए ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो आपको या मुझे या सब लोगों को भुगतनी पड़ेगी अगर यही सूरत हाल रही। क्योंकि इस वक्त धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां जो हैं उनके खिलाफ प्लानिंग्स तो कर दी जाती हैं, इसमें बाकायदा तौर पर बता दिया गया, SOPs दिखा दिए गए कि जी आपने जो है 9 जोन्स बनेंगे, उसमें स्कैनिंग मशीन लगाई जाएंगी, गाड़ियों को जो है वो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। क्या एक्शन लिया जाएगा? क्या उनको जो 20 साल पुरानी गाड़ी है उसको नया कर दिया जाएगा? ये जब तक हमारा सिस्टम जो है उसको चेंज नहीं करेंगे, उसके लिए ख़ासी प्लानिंग नहीं करेंगे। देखें, आपने भट्टा जो थे यहाँ पे उनको ज़िग-ज़ैग पॉलिसी पे ले आए, आपने फैक्ट्रीज़ जो थी उनको, जैसे ही अब देखें ना अगस्त जा रहा है, सितंबर गुजरना है, अक्टूबर आना है, तो अक्टूबर के एंड पे जो है स्मोक का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। आप बात करें अक्टूबर के एंड पे हम देखते हैं कि स्टार्ट हो जाता है, तो हर साल हम देखते हैं कि अगस्त में या सितंबर अक्टूबर में काफ़ी स्ट्रिक्टनेस की जाती है, स्मोक के हवाले से कैंपेन्स भी की जाती हैं, और फिर गाड़ियाँ उनको भी चलान होते हैं, और फिर क्या कहते हैं वो बंद की जाती हैं या नहीं बंद की जाती, इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती, या चलान कर देते हैं, और फिर कहा जाता है कि जगह नहीं है। जैसे हमारी टीम्स हैं वो भी रिपोर्ट करती हैं, आप लोग भी रिपोर्ट करते हैं। तो ये बताएं कि सिर्फ ये 3 माह में एकदम से इनको होता है कि हमने ये चीज़ें मैनेज करनी है, हालांकि इनको पता है कि स्मोक तो हर साल का मसला है, कोई एक दफ़ा का मसला तो नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि इसके लिए प्रॉपर हमें प्लानिंग की ज़रूरत है, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट पॉलिसी की ज़रूरत है? देखिए, सांस की बीमारियों के लिए स्मोक तो बहुत ख़तरनाक इस वक्त वैसे भी खतरनाक है। अच्छा देखें, आप ये देखें कि 2016 और 2026 आ गया, 10 साल गुजर चुके हैं, बड़ी बातें हुई हैं दरमियान में। आर्टिफिशियल रेन करेंगे, मसनूई बारिशों का आगाज़ किया जाएगा। बारिशें नहीं तब होती थी, अभी भी बारिशें नहीं होती उन दिनों में। अगर बारिश हो जाए तो वो हुकूमत के लिए बड़ी वो होती है कि शुक्र है बारिश होगी, स्मोक ख़त्म हो गई है। इन दिनों में ख़ास तौर पर बारिशें नहीं होती। जैसे ही अक्टूबर नवंबर का महीना आता है, स्मोक जो है वो ऐसे हो जाती है कि आप बिलीव करेंगे कि नीचे से तो ऊपर नज़र आता ही आता है, अगर ऊपर से नीचे देखें तो ज़मीन नहीं नज़र आती। ये कोई बहुत बड़ी बुलंदी की बात नहीं है। मैं ख़ुद से देख चुका हूँ कि इतनी ज़्यादा स्मोक नीचे होती है। किस वजह से कि ये कहते हैं जी हमारे इंडिया में उस वक़्त चावल की काश्त हो रही होती है, उसकी बाकियाँ जलाते हैं, तो इस वजह से होती है। मगर आप ये देखें कि आपके शहर के रेडियस में कितनी फैक्ट्रीज़ हैं। इन फैक्ट्रीज़ को बंद करने के अहकामात होते हैं कि रात के वक्त ये कोई भी इंजन नहीं चलाएंगे, नहीं होती। तो अब तो पूरा डिपार्टमेंट बना दिया, वो डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? उस डिपार्टमेंट को बने हुए भी साल हो गया। EPA की बात कर रही हूँ मैं। वो फैक्ट्री किन की हैं? आपकी मेरी हैं।
वो भी यहीं के पाकिस्तानी हैं, यहीं के लोग हैं। अगर हम उनको SOPs पे लेकर आएंगे, देखें जी उनका कारोबार तो बंद नहीं हो सकता, उनको हम SOPs पे ले आएँ ताकि उनकी फैक्ट्री में जो धुआं निकल रहा है वो ना निकले। असल मसला तो धुएं का ना, असल मसला फैक्ट्री चलाने का नहीं है, धुएं का। ये भी तो नहीं मसला कि जिनकी फैक्ट्रीज हैं वो खुद इक़्तिदार में है या किसी के रिश्तेदार हैं, वो रात के टाइम भी फैक्ट्रीज चल रही होती हैं और स्ट्रिक्टनेस नहीं होती। अगर हम व्हीकल्स पे स्ट्रिक्टनेस कर रहे हैं तो हमें इन चीज़ों पे भी स्ट्रिक्टनेस करनी चाहिए। ये आपने कितनी बड़ी बात की है, इक़्तिदार में है। देखिए ये शहर है, ये यहाँ पर वही लोग बसते हैं जिनका डंडा है, ठीक है। अब मसला ये है कि जो अमीर से अमीरतर हो रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इस पर जाकर बैठकर अपने काम तो करवाने हैं। अब देखें आपके रेस्टोरेंट्स जो हैं रात को 10 बजे ऐलान हो जाता है 10 बजे बंद करें, आपकी दुकानें जो हैं उनको बंद करने का ऐलान हो जाता है। दुकानें बंद करवाने का मतलब होता है कि आपकी ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल बंद हो जाए, क्योंकि सारी बात ट्रैफिक होगी रात के टाइम भी तो वो एक मतला जो है वो और ज़्यादा ख़राब होता है, और दिन के टाइम सुबह सुबह जो है लोगों को स्मोक का सामना करना पड़ता है। जिस तरह की स्मोक हमने देखी है अक्टूबर नवंबर के महीनों में, बिलीव करें ऐसे लगता था कि कई लोग तो कहते थे फोग आ गई है। बिल्कुल ऐसा है। अब बाद में पता लगता था ये तो स्मोक है, फोग तो आई नहीं अभी। अब देखें कि अभी शहर लाहौर में ये सूरत हाल है तो आने वाले वक्त में कैसी होगी। अभी आपका शहर लाहौर 70-75% कंक्रीट हो चुका है। आपके जितने भी बड़े बड़ी घर थे वो अपने घर छोड़कर वहाँ पर वो प्लाज़ों के लिए अपने घर कमर्शलाइजेशन करवा कर बेच चुके हैं। आपके मुख्तलिफ शाहराओं पर जो है वो तमाम जो चीज़ें थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब देखें आपकी ग्रीन बेल्ट रह कितनी गई है, आपको ये मेन सड़कों पर ग्रीन बेल्ट नज़र आती है। आपको घरों के अंदर लॉन जो है बिल्कुल आपको पहले लोग बनाते थे घर छोटा, लॉन बड़े बनाते थे, आगे और पीछे भी बनाते थे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा इमरान साहब हम अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं, और आपने बिल्कुल सही चीज़ें हाईलाइट किया, लेकिन मुझे लगता है गवर्नमेंट जहाँ पे अवेयरनेस दे रही है थोड़ा सा गवर्नमेंट अपनी भी लूप होल्स पे थोड़ा सा गौर करे, और जो है दूसरों को दर्ज देना बहुत आसान होता है लेकिन सबसे पहले अपनी इस्लाह से शुरू करें। क्योंकि जब हम रोड पे चल रहे होते हैं, हम गाड़ी में बैठे होते हैं और जब हम देखते हैं कि पुलिस की गाड़ियाँ वो धुआं छोड़ी हैं या सुथरा पंजाब की गाड़ियाँ, वासा की गाड़ियाँ वो धुआं छोड़ी हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर सवाल या निशान है कि गवर्नमेंट खुद क्या कर रही है या उनकी अपनी कारकर्दगी क्या है। तो आगे बढ़ते हैं और थोड़ी इन्फ्लेशन के हवाले से बात करते हैं। इमरान साहब ये बताएं कि आटे के हवाले से हमने काफ़ी प्रोग्राम्स में बात की है कि जो इसकी कीमत है वो बढ़ाई जाती है, फिर रोटी और नान की कीमत है वो भी इस पर इफेक्ट होती है। तो अब हम देखते हैं मुख्तलिफ दालें हैं उनकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो थोड़ा सा इस हवाले से भी बताएं। क्योंकि कहा गया था कि ये जो रोज़ की बुनियाद पर जो पेट्रोल की कीमत है वो जब तय होगी तो आवाम को रिलीफ भी मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, क्योंकि वो 1 रुपया या कुछ पैसे सस्ता करके ऐसे खबर चलाते हैं जैसे पता नहीं क्या तीर मार दिया इन लोगों ने। अच्छा देखें आप कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं सुबह सुबह और लोग भी कहते होंगे मॉर्निंग शो है तो इसमें कितनी संजीदा तौर पर हम देखिए, लोग भूल जाते हैं न्यूज़ चैनल पे मॉर्निंग शो है। हाँ, ये इंफोटेनमेंट है, नॉट एंटरटेनमेंट। हम एक्चुअली लोगों की ही बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और आप बिलीव करें कि मैं अगर जर्नलिस्ट ना हूँ तो ये सारी बातें लोगों की हैं जो हम करते हैं। आप देखें कितनी हमने प्रोग्राम्स किए गंदम के ऊपर, है किसी को कोई शर्म आई कि गंदम की कीमतें इसके ऊपर इन्फ्लेशन हो रहा है, इस पर मसनूई महंगाई हुई है, 3800 रेट है और इस वक्त मार्केट में आज भी जो रेट है वो 4700 से नीचे नहीं आ रहा। अब मुझे बताएं 4700 से नीचे रेट नहीं आएगा तो आटा कैसे सस्ता होगा? वो आटा मिल मालिक ने पकड़ना है, 20 किलो 10 किलो आटे का थैला 2200 और 10 किलो आटे का थैला 1100 में पहुंचा देना है। जब वो पहुंच जो है वो पहुंचेगी तो फिर अगला कितने का बेचेगा? और जब वही स्टोर्स जो हैं 1 किलो 2 किलो गरीब आदमी वहाँ से आटा लेगा तो वो ऑटोमेटिकली आटा जो है 110 रुपये फ़ी किलो की बजाय 120, 130, 135 जहाँ पे उसका दाल लग रहा है, जहाँ पे उसने ग्राम फरोशी करनी है उसने कर देना। अब आम आदमी कैसे आवाज़ पहुँचाए हुकूमत तक? उसकी जेब पर तो अजाफी बोझ पड़ रहा है। अब सेकेंडली इन्होंने पिछले हफ्ते फैसला किया कि जी दालों की कीमतें जो हैं, क्योंकि फैसलाबाद मंडी है वहाँ से दालें निकलती हैं तो उस मंडी के मुताबिक आमना किलोमीटर के हिसाब से, ये तो पुरानी बातें हैं। 100 किलोमीटर जो दूर ज़िले हैं उनको टियर 1 में रख दिया, 200 किलोमीटर जो दूर ज़िले हैं उनको टियर 2 में, 300 किलोमीटर टियर 3 में, 400 किलोमीटर जिसमें आपका आ जाता है सादकाबाद आ जाता है, डेरा गाजी खान आ जाता है, ये तमाम तर इलाके जो दूर हैं फैसलाबाद से 500 किलोमीटर तक, उनके लिए टियर 4 रख दिया। यानी कि ये टियर 4 वो हैं जहाँ पे दालों की कीमतें और ज़्यादा
वहाँ पर हैवी किस्म की कीमतें ज़्यादा हैं। यानी कि फ़र्ज़ करें लाहौर शहर में 240 रुपये की फ़ी किलो दाल है, तो लाहौर में इस वक्त वो 260 270 तक जो है चने की दाल की कीमत है। ठीक है, आपका 50 किलो का थैला जो है वो 9,700 रुपये का था। आज के दिन में ओपन मार्केट में परसों के दिन में 10,700 का और आज के दिन में 11,000 रुपये का थैला हो चुका है। 1,300 रुपये एक हफ्ते में ही ऊपर जा चुका है। अब देखें वो दाल की कीमत, अब दाल जो है, दाल रोटी खानी है ना घर में, तो वो भी आपकी पहुँच से बाहर हो चुकी है कि 270 275 तक फ़ी किलो दाल पहुँच रही है। आपके चने जो हैं वो महंगे हो चुके हैं, आपके सफ़ेद चने महंगे हो चुके हैं। यानी कि आपने चना चाट बनानी है तो आप पहले सोचें 270-80 रुपये के फ़ी किलो चने आने हैं, तो फिर आपने वैसे खाने हैं तो आपको ज़हन होना चाहिए ये चीज़ इतने रुपये किलो है। अब ये दालों की कीमतों में इन्फ्लेशन हो गया, हुकूमती तौर पर अलग और मसनूई तौर पर अलग। अब आर्टिफिशियल जो इन्फ्लेशन है वो अपनी तौर पर चल रहा है। आपकी सब्जियात, आपके फल, आपकी दालें, आपका आटा, आपका दही, आपका दूध, आपका मटन, बीफ, चिकन, हर चीज़ जो है इस वक्त मार्केट में जो है वो ग्राम फरोशी इस पर। बिल्कुल सही। अच्छा इमरान साहब, आपने सवाल का बहुत अच्छा जवाब दिया। तो ये बताएं कि हम एलपीजी की बात करते हैं, उसकी कीमतें खुद डिसाइड कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम आटे की बात करते हैं, उसकी कीमतें हम देखते हैं कि खुद डिसाइड हो रही हैं, या जो रेट लिस्ट आ रही है उसके मुताबिक चीज़ें नहीं हैं। फिर सब्जियां, फल हैं, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर अभी भी अमल दरामद नहीं कर पा रही। तो ये जो फोर्सेस, हर चीज़ के लिए फ़ोर्स बना दी गई है, तो वो फ़ोर्स क्या कर रही है फिर? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, एक थोड़ी सी इसके साथ ही जुड़ती है कि हर आदमी, हर बशर रक्स में है, कोई अच्छे रक्स में है, कोई बुरे रक्स में है। इन्फ्लेशन करने वाले बुरे रक्स में हैं, और वो क्या करें, वो कहते हैं जी हमें इतनी महंगी चीज़ पीछे से मिलती है। मुझे बताइए ये दर्जा अव्वल क्या होता है? हम लिस्ट पे देखते हैं ना दर्जा अव्वल, तो कभी आपको दर्जा अव्वल का कभी केला, कभी सेब, कभी आड़ू, कभी अनार कभी नज़र आया है? दर्जा अव्वल का मतलब होता है कि खुशबूदार फल और ताज़ा फल और बेहतरीन फल, जिसको हम दर्जा अव्वल कहते हैं। सी कैटेगरी की चीज़ें हम दर्जा अव्वल में खा रहे होते हैं। दाल तक की हम चीज़ें जो हैं वो सी कैटेगरी की दाल हम खा रहे होते हैं। हमें तो दर्जा अव्वल की कोई चीज़ मिलती नहीं है। आप जब स्टोर्स में भी, बड़े बड़े स्टोर्स में भी जाते हैं, वहाँ पे भी दर्जा अव्वल की कोई चीज़ नहीं पड़ी होती। हाँ, पैकिंग में आप किसी फैक्ट्री के लेंगे तो आप देखें क्या बात है, मगर उसके पैसे देखें, उसने ट्रिपल ऊपर पैसे रखे होंगे। अब वो हम कहते हैं जी देखें कमाल है जी, यहाँ पर तो बड़ी ज़बरदस्त दाल बिक रही है। अब दाल बनी हो और चावल ही देख लें, चावल बने हों, पुराने चावल हों, जिनको हम आजकल स्टीम का नाम दे रहे हैं, स्टीम चावल हों, और उनकी 15 से 16 हज़ार रुपये की आपकी 25 किलो की बोरी आती हो चावलों की, और आप वो चावल खाकर देखें दाना खड़ा रहता है। अगर आप यही मंडी या कहीं पे भी जाएंगे तो आपको चावल ऐसे मिलेंगे, आप जाकर घर पकाएंगे तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा चावल खाने का, वैसे खुशबू ही नहीं आ रही होगी बासमती की। अब यही स्कैम भी इसी में ही होता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप घी ले लें। अब मुझे बताएं कौन सा घी ठीक है? राइट, यानी कि इसको तो फेल कर दिया हुआ है, इसको तो ऑर्डर से फेल कर दिया हुआ है। ये इन्फ्लेशन के साथ जो मिलावट है, जो कानूनी तौर पर ऐसा जुर्म है जिसकी सज़ा जो है, इसकी सज़ा अच्छी खासी सज़ा है, तो उससे लोग डरते ही नहीं है। ना हमारे इधर कोई सज़ा मिलती है, सिर्फ वही जुर्माना। इसको जी 10 लाख जुर्माना कर दें, 2 करोड़ जुर्माना कर दें, जुर्माने से क्या हो, तो बच गया, वो तो बच गया। बिल्कुल इमरान, मुझे लगता है कि फोर्सेस बस बन रही हैं और उनको ही बनाया जाएगा। तो मैं सीएम पंजाब से भी ये सवाल करूंगी कि आप फोर्सेस बना रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये फोर्सेस क्या काम कर रही हैं और फील्ड में इनकी कारकर्दगी क्या है, इस पे चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा? क्योंकि सिर्फ फोर्सेस बना देना कोई बड़ी बात नहीं है, वो फोर्सेस क्या काम कर रही है और उनकी कारकर्दगी क्या है, मुझे लगता है इस पर भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। तो आज हम इसी हवाले से बात कर रहे थे, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी आ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे लाहौर में होने वाले पे दर पे वाक़यात ने पुलिस की जो साख है उसको मज़ीद मुतासर किया। पंजाब पुलिस के लिए एक तरफ स्ट्रीट क्राइम चैलेंज बना हुआ है, तो दूसरी तरफ पुलिस के अपने जवान ही पुलिस के इमेज को मज़ीद डैमेज कर रहे हैं। थाना गाज़ियाबाद की हदूद में चंद रोज़ कबल खबर आती है कि मुतलका थाने का ASI एक माजूर लड़की जो कि गदागरी करती थी, इसे थाने में ज़्यादती का निशाना बना देता है, जिस पर मुख्तलिफ जावियों से अब भी पुलिस के आला हुकाम तफ्तीश कर रहे हैं।
हैं। इस स्टोरी पर बहुत सी आरा अब भी हैं। सच क्या है, कौन किसे बचा रहा है, तो इस केस के हवाले से अब तक के फैक्ट्स क्या हैं, इस पर बात करेंगे। और दूसरी जानिब टाउनशिप में 2 ख़वातीन की हलाकत की खबर पर भी बात करेंगे कि इस वाक़े की जो फुटेज सामने आई है इसमें हम देख सकते हैं कि दोनों जो ख़वातीन हैं वो पहले कमरे में बैठी बातें कर रही हैं, लेकिन कुछ ही घंटे गुजरने के बाद इनकी जो मौत है वो वाक़या हो जाती है। पुलिस स्टेशन में ख़वातीन पर तशद्दुद हुआ या ये दोनों ख़वातीन की मौत नेचुरल थी, इस पर क्या फ़ैक्ट्स हैं, इस पर भी बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे क्राइम रिपोर्टर मुदस्सिर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र, आप सुनाए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुदस्सिर साहब, सबसे पहले तो बताएं अब क्या जो सब कुछ चल रहा है, हम देखते हैं जब हम सोशल मीडिया खोलते हैं किसी बच्चे के साथ ज़्यादती का वाक़या आता है, किसी बच्ची के साथ ज़्यादती का वाक़या आता है, या किसी औरत को ऐसे निशाना बनाया जाता है, और फिर आप जिन लोगों के पास कंप्लेन करने जाते हो, अब क्या उनसे भी हमारी इज़्ज़तें महफूज नहीं है? वो ख़ुद एक, अब जो ये वाक़या है मैं तो इसको बयान भी नहीं कर सकती, मैं तो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, मैं ख़ुद एक लड़की हूँ, मुझे तो बताते हुए भी इतनी शर्मिंदगी हो रही है कि एक ASI जो ख़ुद एक लड़की जो कि मेंटली डिसेबल है, मेंटली डिस्टर्ब है, उसको इस चीज़ का उसने निशाना बनाया है। और उसके बाद फिर ये चीज़ सामने आई है कि हम मगरिब के बाद ना जाएं थानों में, तो अब अगर हमें अपने मुहाफिजों से भी ख़तरा है तो हम इंसाफ के लिए या हम शिकायत के लिए किसके पास जाएं? बिल्कुल, बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट बात की है आपने इस पर। वाकई हालात ऐसे ही हैं, जब से ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है तब से जो शहरी हैं, जो शरीफ शहरी हैं, वो परेशान हैं कि एक जहनी मजदूर लड़की को जो थानेदार है जिसका अच्छा रैंक है वो तफ्तीशें करता है, उसके लिखने पे लोग गुनाहगार होते हैं और अदालतें उन पे सज़ाएँ जो है वो देती हैं, और वो 302 की भी तफ्तीश कर रहा होता है, वो इक़दाम कत्ल की भी तफ्तीश कर रहा होता है, वो दीगर जो इस तरह के मुकदमात हैं, ज़्यादती के मुकदमात हैं, उनकी भी जो है वो तफ्तीश कर रहा होता है। तो अब वो अगर ये काम करेगा, अब देखें नूर, बात यह है कि बच्ची मांग रही थी, ज़हनी मजदूर लड़की थी, उसकी जो वालदा थी वो लोगों के घरों में काम करती है, जो उसका वालिद है वो मेहनत मजदूरी करता है, ठीक है। अब वो मांग रही थी, वो अदालत से आया थानेदार इमरान, उसको डरा धमका के मोटरसाइकिल पे बिठा के ले गया, थाने ले गया। संतरी ने उससे पूछा है कि ये कौन है, आप किस केस में लेके आए? कहने किसी केस में मैंने इसकी तफ्तीश करनी है। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि थाने के संतरी को पता ना हो कि ये लड़की किसके लिए लेके आए, ठीक है। थाने के एक एक बंदे को ये पता होगा। जो एक अच्छा इकदाम जो मैं DIG के कहने लगा हूँ कि उन्होंने जो 78 अहलकारों को मुअत्तल किया ना, वो ठीक किया है बिल्कुल। लोगों को इस्तराज था जी, गना तो सिर्फ इमरान का था या SHO का हो सकता है कि उसने लुक आफ्टर नहीं की। थाने का एक एक बंदा ज़िम्मेदार है। जितने भी 78 अहलकार थे, इसमें 8 सब इंस्पेक्टर थे, ASI थे, इसमें जो कांस्टेबल थे, इसमें डॉल्फिन फोर्स के भी अहलकार थे, तमाम ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ के कि SHO कैमरे तो ज़रूर लगे हुए हैं थाने में, ऐसा नहीं है कि कैमरे नहीं लगे हुए, लेकिन इसके बावजूद जो 78 एहलकार हैं, जो तफ्तीशी एहलकार हैं, अब इन्वेस्टिगेशन की जो कार्रवाई है ना, वो मैं समझता हूँ कि कम हुई है। वहाँ पे सिर्फ इमरान को जो कि मेन मुल्ज़म है उसको जो है वलायत में बंद किया गया, पर्चा दिया गया, और सेकंड तफ्तीशी जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। अब मैं ये कहता हूँ कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का पूरा थाना भी मुअत्तल होना चाहिए था, वो भी इसके ज़िम्मेदार हैं। असल तो वो फर्स्ट फ्लोर पे थी, ऑपरेशन तो नीचे थी, ठीक है। और ये एक मैसेज दिया है तमाम SHOs को, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को, तमाम जो कांस्टेबल हैं कि अगर थाने में ऐसा काम हुआ तो आपकी बख्शिश नहीं है। लेकिन मैं ये अफसोस से ये भी कहना चाहूँगा कि अब होना क्या है इस वाक़े पे। अभी तक वो जो मुल्ज़म है वो नहीं मान रहा, वो कह रहा है कि मैंने बच्ची के साथ ज़्यादती नहीं की, ठीक है। अब जो इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें भी वो नील आई है, लेकिन उन्होंने मज़ीद रेफ़र कर दिया फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट, ठीक है। फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट में हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। अब बहुत से क्वेश्चन उठ रहे हैं, रेज़ उठ रहे हैं, बहुत से चीज़ें लोग सवालत कर रहे हैं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं, वो किस लिए वो थाने में लेके आया ज़हनी मजदूर लड़की को, वहाँ पे उसको नाश्ता भी करवाता है, पकौड़े भी लेके देता है, ठीक है। वो लेके क्यों आया? अगर हम इस पे बात करें, इसके फैक्ट्स क्या है। दूसरी तरफ चले, इसकी तो तफ्तीश चल रही है, या आपने जैसे बात किया कि मुअत्तल किया जाता है, तो मुअत्तल करना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि ये तो आवाम को एक बेवकूफ़ बनाना है या सिर्फ एक दिलासा देना है कि 4-6 महीने के लिए आप मुअत्तल कर दो और फिर
दोबारा वो हमें फील्ड में काम करते हुए नजर आते हैं, तो मुअत्तल करना तो काफ़ी नहीं है। और दूसरा जो हमारी सीएम है वो बड़े गीत गाती फिरती हैं पंजाब पुलिस के, तो मैं आपको कुछ जो फैक्ट्स है इससे हट के भी बता दूं कि पंजाब पुलिस के जो इदादो-शुमार है उसके मुताबिक 2026 के जो पहले 6 माह हैं उसमें ख़वातीन के खिलाफ 20,114 केसेस रजिस्टर हुए हैं। दूसरी तरफ अगर हम अगवा के केसेस की बात करें तो वो लास्ट 6 मंथ्स में 5,816 केसेस हैं। फिर हम कत्ल की बात करें तो लास्ट 6 मंथ्स में 1700 से ज़ायद लोग कत्ल हुए हैं। उसके अलावा डकैती है उसके केसेस हम देखते हैं। अभी तो ये मैं उन केसेस की बात कर रही हूँ जो रजिस्टर हुए हैं, जो अभी रजिस्टर नहीं हुए वो तो इसमें नहीं है। डकैती के जो केसेस हैं वो भी पंजाब भर में तकरीबन 22,000 और 22,000 से ज़ायद केसेस हैं। तो अब यहाँ पर तो एक सवालिया निशान है ना कि हम जब भी बात करते हैं हम कहते हैं कि वर्दी चेंज कर दें या इनको इतने फंड्स मिल रहे हैं, और जब से ये हुकूमत आई है इन्होंने इतना फोकस भी किया इस चीज़ पे, हर इदारे को फंड्स भी दिए जा रहे हैं, तो फिर कहाँ पर ये चीज़ें लैग करी हैं और ये डिसिप्लिन किसने मेक श्योर करना है कि मेंटेन करे? सीएम तो कहती हैं ख़वातीन हमारी रेड लाइन है। बिल्कुल ऐसे ही रेड लाइन है और उसके बावजूद जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। मैं आपको नूर जो असल जो चीज़ है ना उस पर मैं अब रोशनी डालता हूँ। जब तक हम जड़ को नहीं ना पकड़ेंगे, ऊपर ऊपर हम जो मर्जी करते रहें, जब जैसे जिस बिल्डिंग में हम बैठे हुए हैं इसकी अगर बुनियादें कमज़ोर है ना, ऊपर जो मर्जी हम कर लें, ये बिल्डिंग ने आखिर गिर ही जाना है। अच्छा, और मैं एक और चीज़ मुदस्सिर साहब ऐड करूँ इसमें, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है मरियम नवाज़ को हम देखते हैं जो हमारी सीएम है वो CCD के गीत गाती हैं, और उन्होंने इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, तकरीबन 1500 इनकाउंटर्स किए हैं CCD ने, लेकिन क्राइम का हम ग्राफ देखते हैं वो नीचे आने की बजाय मज़ीद बढ़ा है। तो क्या सिर्फ फोर्सेस बना देना और उनको खुली छूट दे देना ही काफ़ी है? मैं आपको बताऊं कि जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग होती है ना, मावरा अदालत कत्ल हम इसको कहते हैं, जब कहीं भी ज़िले में जिस DPO ने किया उसका रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट ये आता है कि क्राइम रुकता है। बिल्कुल ऐसा, ठीक है, रुकता है, फौरी तौर पे रुकता है। उसके बाद जो है वो क्राइम रेस करता है जब ये थोड़ा सा डाउन होती हैं चीज़ें। अब देखें अब तो इस CCD फोर्स की मावरा अदालत कत्ल चल रहे हैं। 1500 आपने कम बताए हैं, मेरे पास इससे ज़्यादा रिपोर्ट है कि इससे ज़्यादा जो है वो लोगों को जो है वो क्रिमिनल्स को मारा गया। चलो ठीक है, आपने हार्ड क्रिमिनल को मार दिया। अब मुझे बताएं कि आपने इसका ये कोई परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है ना। मुझे बताएंगे ये परमानेंट सोल्यूशन, आप किसी भी बंदे से पूछें, किसी भी आप दानिश्वर से बात कर लें, तो ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आप अदालतों को मजबूत करें, आप लॉ ऐसा बनाएं कि आपने कत्ल के मुलज़म को 2 महीने में, 3 महीने में, मैक्सिमम 4 महीने में सज़ा देनी है, ठीक है। आप इक़दाम कत्ल का ऐसा रूल बना दें, आप डकैती के मुलज़म का ऐसा रूल बना दें। आप मुझे बताएं कि डकैती जब किसी बंदे की हो जाती है तो वो कहता है अच्छा जो किसी की अगर ज़्यादा हुई है 50 लाख की, 10 लाख की या करोड़ की, वो तो फेस करता है, वो तो इन मुलज़मों को फेस करता है। लेकिन अदालत में ये जो हार्ड क्रिमिनल होते हैं ना, ये शरीफ बंदों को फिर थ्रेट करते हैं कि आप अपने केस वापस लें, अदरवाइज़ हम आपको मार देंगे, हमारे साथी बाहर हैं, ठीक है। चलो वक्ती तौर पे ये चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन ऐसा रूल बनाएं कि उसके गवाह की ज़रूरत ही ना पड़े। आप अपनी तफ्तीश पे, आप फोरेंसिक एविडेंस पे जाके उसको सज़ा करवा लें, ठीक है। अब शरीफ आदमी तो इन डिकेटों से नहीं लड़ सकता, सीधी सी बात है। अब वो कैसे लड़ेगा इन डिकेटों से? इनका काम ही जब उन्होंने पिस्तौल पकड़ा हुआ है तो वो कैसे इनसे लड़ेंगे? वक्ती तौर पे तो ये चीज़ें हमें ठीक लग रही हैं। अब CM भी वाह वाह कर रही है, वाह वाह इतना क्राइम डिप कर गया है और चीज़ें जो हैं वो नीचे आ गई, क्राइम रुक गया है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ये आर्जी है। आर्जी को आप कितनी देर चला लेंगे? जब आप CCD ये मुकाबले कम करेगी उसके बाद आप क्राइम देखना कितना शूट करता है। ये क्रिमिनल कुछ भागे हुए हैं, छुपे हुए हैं, कुछ बरूने मुल्क भाग गए हैं, कुछ जो है वैसे ही तौबा ताइब कर गए हैं, लेकिन क्रिमिनल की जो तौबा ताइब है ना वो परमानेंट नहीं होती, वो हालात को देख के करता है, ठीक है। तो ये सूरत हाल है। इन क्रिमिनल ने दोबारा सर उठाना है और फिर वारदातें बढ़नी हैं। इसके लिए अभी भी टाइम है, इस हुकूमत के पास बड़ा टाइम है। वो ऐसी लेजिस्लेशन करवाएं, परमानेंट बैठ के, सारे इदारे परमानेंट बैठ के आपस में बात करें और लेजिस्लेशन करवाएं, कम से कम कत्ल, डकैती और अगवा बरतवान, इनके जो स्पीडी जो है वो ट्रायल हो और मुलजमान जो है उनको सजाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। और मुदस्सिर, मुझे लगता है कि शायद जब पुलिस रिपोर्ट पेश करती है, हमारे जो इक़्तिदार में लोग बैठे हुए हैं शायद उनको भी वो गुड की रिपोर्ट पेश करती है, और लेकिन हमारे पास जो फैक्ट्स हैं या जो मुख्तलिफ हमारे इंटरनेशनल इदारे हैं वो रिपोर्ट करते हैं, वो तो यही बताते हैं कि क्राइम जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, इसका ग्राफ बढ़ रहा है। अब देखें ना, मैंने आपको सिर्फ गुज़िश्ता 6 माह की चीज़ें बताई हैं और इसमें कितना इजाफा हुआ है। फिर
एक और अफसोसनाक चीज़, अब जो ASI की रिपोर्ट हुई है, उसके अलावा एक और केस है जिसमें कत्ल का, 2 ख़वातीन के कत्ल का केस है टाउनशिप में। थोड़ा सा उस हवाले से बताएं, क्योंकि कहा जाता है कुछ घंटों पहले बिल्कुल ठीक थी ख़वातीन, वो बैठकर बात कर रही थी और फिर एकदम से कॉल आती है कि आकर उनकी बॉडीज़ ले जाएं, और जो पोस्टमार्टम है वो भी पुलिस अपनी मौजूदगी में ही हॉस्पिटल से कराती है। तो इसके क्या फैक्ट्स हैं, थोड़े से बताएं। अच्छा, मैं बताऊं कि ये गुड, आपने पहले जो बात की गुड वाली बात, कोई भी हुकूमत जो है ना वो अपने मौजूदा टर्नओवर के लिए सोचती है। हमारे में लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है, ठीक है। जो भी हुकूमत है वो अपने 5 साल के लिए सोचेगी, या जितनी देर वो कैम है उस टर्नओवर के लिए सोचेगी कि मेरे टर्नओवर में जो क्राइम है वो नीचे आना चाहिए। इसी तरह ये पुलिस अफसरान भी ऐसे ही सोचते हैं, उनकी भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है कि हम ऐसी पॉलिसियाँ बना दें जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो, जिससे क्राइम हमेशा रुका रहे, ठीक है, या नीचे आए, या कत्ल व गारत में जो है वो कमी आ सके। ये इमरान ASI के साथ जो उसने थाने में ज्यादती की, ये भी इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। टाउनशिप में 2 ख़वातीन, आपने देखा वीडियो भी जो है हमने चलाई, इसकी मतलब आपने TV पे भी चलाई, जब वो घरों में जाती हैं और उसके बाद थाने आती हैं तो बिल्कुल हशाश बशाश हैं, बातें कर रही हैं, गप्पे मार रही हैं, थानेदार से भी बातें कर रही हैं, मुहर्रर से भी बातें कर रही हैं, साथ साथ जो पुलिस वाले बैठे हुए हैं उनसे भी बातें कर रही हैं। लेकिन अचानक जो है वो उनकी मौत हो जाती है। दोनों को ठीक हो जाए, चलो एक की तो हज़म होती है ना, आपको समझ आती है कि एक की जो है वो मौत हो गई, अब दोनों की इकट्ठी मौत हो गई, ये समझ से बाहर है। अब देखें, इसमें भी हमें बहुत डाउटफुल हैं, मैं ज़ाती तौर पे इसके देख रहा हूँ कि इस केस को, कि एक तो दोनों की इकट्ठी मौत होना, सेकंड अब ये एक पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमने तशद्दुद नहीं किया, जबकि अहले खाना कह रहे हैं कि तशद्दुद हुआ है, ठीक है। अब उसकी जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो ये आई है कि उनका हार्ट बंद हुआ है, हार्ट फेल हुआ है, ठीक है। अब हार्ट फेल ऐसे तो नहीं होता। Exactly, आप एक बंदा हशाश पशाश बैठा, दोनों को सेम सिम्टम्स, आप कैसे कह सकते हैं। खैर मुदस्सिर, ये तो रिपोर्ट आएगी पता चलेगा। दूसरा, सहाफ़ी के बेटे का भी कत्ल किया गया है, बिल्कुल ये तो उस हवाले से बताएं, क्योंकि हर दूसरा दिन हम देखते हैं कि किसी को उठा के लेके जा रहे होते हैं। अभी हम प्रोटेस्ट में देख रहे थे कि पुलिस वाले पूरी दुनिया में तो जिन्होंने प्रेस की वो पहनी होती है ना, या माइक लेके खड़े होते हैं, उनकी तो जर्नलिस्ट की इज्जत की जाती है कि भाई वो अपनी जान पे खेल के रिपोर्टिंग कर रहे हैं और लोगों को हकाइक बता रहे हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि उनकी फैमिलीज भी महफूज नहीं है, और दूसरी तरफ ये कत्ल वाला केस आया, तो इसके फैक्ट्स क्या हैं? अच्छा, ऐसे है कि ये वाने बदल में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसकी हमने मजम्मत भी की, और उसके बाद DIG ने उस पर एक्शन भी लिया, 4 बंदों को मुअत्तल कर दिया। लेकिन बात यह है कि मुअत्तल फिर वही मुअत्तल बस कर देते हैं, फिर 4 महीने बाद दोबारा ड्यूटी पे आ जाते हैं, वापस फिर आ जाए। आप ऐसे इकदाम करेंगे, ऐसे वाक़या जो है वो ना हो। अब जब ये DIG मीट दी प्रेस में आए तो मैंने वहाँ पे क्वेश्चन किया, मैंने कहा कि लाहौर में कत्ल व गारत बढ़ गई है, दिन दहाड़े जो शहरी कत्ल हो रहे हैं। गुलबर्ग में गुरुमांगट रोड पे अब्दुल्ला ताहिर, जो कि काड़े का मरूफ बिजनेसमैन था, उसको कत्ल कर दिया गया। और शूटर कहाँ से आए? गुजरांवाला से, सियालकोट से, ठीक है। और शूटर आए, उन्होंने उसको यहाँ से उन्होंने आके क्लिनिक के अंदर घुसकर जो है वो अब्दुल्ला ताहिर को कत्ल किया, ठीक है। और सबसे अहम बात यह है कि उसमें जो लड़की इस्तेमाल हुई है वो टिकटॉकर है। उस लड़की टिकटॉकर ड्राइवर से उसने दोस्ती की, उसको हनी ट्रैप किया और अब्दुल्ला ताहिर की तमाम लोकेशन ली। अब्दुल्ला ताहिर हमेशा अपने ड्राइवर के सिक्योरिटी गार्ड के साथ जाता था, ठीक है। अब उस दिन जो लोकेशन ली उसने ड्राइवर ने बताया कि आज सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। अब वो जो ड्राइवर है उसकी उम्र 50 साल है, जो लड़की है उसकी उम्र 22 साल है। वो उसके इश्क में ऐसा मुब्तला हुआ कि उसने अपने मालिक की हर चीज़ ही उसको बताना शुरू कर दी, वो कब उठता है, कब जाता है, कब कहाँ जाता है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, वो लड़की भी पकड़ी गई है उसमें। बिल्कुल मुदस्सिर साहब, ऐसे ही है। और मज़ीद क्या इसमें फैक्ट्स हैं वो भी हम किसी सेगमेंट में दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे। और हम बात करें वो साथी वाला कत्ल रह गया था, आपने दोबारा वो उसने मुझसे किस दिन सेगमेंट में हम कर लेंगे उसका जिक्र, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ी अहम स्टोरी है। बिल्कुल ऐसे ही है, और हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, और ऐसी चीज़ें हाईलाइट भी होनी चाहिए। तो हम बात करें कि इदारे बनाना बहुत अच्छी चीज़ है, फोर्सेस बनाना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक फोर्स को लामहदूद इख्तियार देना बहुत गलत है, क्योंकि उनको लामहदूद इख्तियार देने की बजाय ये आप मेक श्योर करें कि वो कानून के दायरे में रह के अपना काम करें। तो इसी हवाले से आज हम बात कर रहे थे। इससे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थे मुदस्सिर हुसैन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।